हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हो। बढ़िया हो गया ना। तो चलो, काफ़ी दिन बीच में थोड़ा तबीयत गड़बड़ होने की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी आपकी। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो हो सकता है थोड़ा डाउट होगा कि यार क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। थंबनेल में आपको दिखेगा। आज ये क्लास इसलिए हम लेकर के आए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि क्लास 10th में IUPAC का पोर्शन कितना है। यानी कि आज की क्लास में हमें ओवरऑल ये डिस्कस करना है कि IUPAC कितना है क्लास 10th में। यानी कि क्या हमें क्लास 10th में IUPAC पढ़ना होगा, और अगर क्लास 10th में IUPAC पढ़ना है तो कितना पोर्शन IUPAC का क्लास 10th में पढ़ा जाए तो बेटर होगा ना। इसी पर हम बात करेंगे। तो एक आपके यहाँ क्लास 10th में चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक छोटा सा पार्ट है IUPAC का, और बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं कि IUPAC क्या है, कैसे है, कितनी पढ़ी जाए, क्या क्या उसमें नेमिंग का कॉन्सेप्ट है, और कितने से हमारी गाड़ी चल जाएगी। तो सिलेबस की बात आज केवल करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। वैसे तो IPSC के तमाम लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, लेकिन आप वहाँ से देख चुके जरूर होंगे। आज हम केवल वो बात करेंगे कि IPSC में हमें कितना क्लास 10th तक में जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ पर हम करेंगे IPSC की बात आपके साथ। तो देखिए बोर्ड की तरफ, और हम लोग डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में IUPAC के कॉन्सेप्ट। चलिए देखो, एक छोटा सा सवाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि IUPAC यानी कि हमें बात करनी है IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहली बात हमें ये डिस्कस करनी है कि IUPAC में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, IUPAC के बारे में अगर हम बहुत थोड़ा डिस्कशन आपसे करें तो एक बात आप जान लीजिए कि इसमें हम इसका तो फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म। अब सवाल ये आया कि IUPAC का जन्म हुआ क्यों, या IUPAC क्यों आई, है ना। तो कहा गया जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे थे बेटा जिसका तमाम तरीके के नाम थे, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पर उसके नाम को कैसे जान पाएं, इसलिए हमने IUPAC पढ़ना शुरू किया या पढ़ाना शुरू किया। अब हमें इसी पर बात करनी है। जरा देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल लेवल पर हम किसी कंपाउंड की नेमिंग कैसे कर पाएंगे, ये हमारा महज सवाल है। तो एक बात तो आपको यहाँ ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो कार्बन है, कार्बन की नेमिंग करते कैसे हैं। तो 1 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। ठीक है, 2 कार्बन अगर कहीं पर है तो उसको क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। अगर 3 कार्बन आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। ठीक है, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। ठीक है, 5 कार्बन आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर 6 कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। 7 कार्बन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। सेप्ट पहले कहते थे, अभी हेप्ट लिखते हैं। 8 कार्बन को क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। 9 कार्बन का केस आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे। 10 कार्बन का केस हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, डेक कहेंगे। तो जो क्लास 10th में बच्चे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, आपको बस इतना ही पढ़ना है। यानी कि आपको यहाँ पर ये पढ़ना है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। यानी कि आपको ये 10 कार्बन तक याद करना है। महज हमने और भी लेक्चर्स में क्लासेस के दौरान भी बताया कि अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, तो बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते नहीं। आपको केवल ये 10 कार्बन तक की बात पढ़नी, इससे बाहर आपके यहाँ नहीं। कहें वो तो ठीक है सर, अगर इसके आगे की तरफ हम मूव करेंगे तो अगली बात क्या आएगी, जरा उस पर विचार कर लेते हैं। अगली बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इससे आगे की तरफ बढ़ना होगा तो हम क्या डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए, इसके आगे हमने कार्बन की नेमिंग कर ली ना। एक छोटा सा पोर्शन इसमें और है, वो पार्ट ये आता है कि अगर हाइड्रोकार्बन की कहानी आ जाए तब हम क्या करेंगे। जरा गौर से देखिएगा बोर्ड पर,
यानी कहा यह जा रहा है कि अगर हम इसमें एक बात आती है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, हमने क्लास 10th में ये बात पढ़ाई थी, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया है अपने सिलेबस के अंदर, और हमने यहाँ पर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन दो चीजें पढ़ी, ठीक है। यानी कि अगर हमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी हमें मालूम होना चाहिए और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी मालूम होना चाहिए। दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, दूसरा हमारे पास आएगा क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। अगर हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन दो कंडीशंस बन रही हैं, तो जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इसके दो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या नाम देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है। और ऐसे ही हम इधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी दो बात आती है, एक को हम साइक्लिक सैचुरेटेड कहते हैं और दूसरे को हम साइक्लिक अनसैचुरेटेड कहते हैं। यानी कि यहाँ साइक्लिक सैचुरेटेड और दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लिक अनसैचुरेटेड। मान लीजिए ये दोनों बात आपके सामने आ गई। अब आपके सिलेबस में क्या है बेटा, आपके सिलेबस में ये है कि अगर आप इतना देख पा रहे हैं तो जो साइक्लिक सैचुरेटेड है इसके अंतर्गत हमें एल्केन पढ़ाया जाता है। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, यानी कोई भी कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अनसैचुरेटेड में हम दो बात पढ़ते हैं, एक हमारा एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये एल्कीन और एल्काइन ये दो टर्म हमारे किसके हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हो गए। इसका मतलब जो एल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, एल्काइन। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहते हैं। ऐसे ही साइक्लिक सैचुरेटेड में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको पढ़ाया जाता है साइक्लो एल्केन। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप बहुत भागने की कोशिश मत करिएगा, धीरे धीरे चीज़ों को सुनिएगा, क्योंकि आप 10th में हैं और ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। ये हमारा साइक्लो एल्केन, यानी कि इसमें हमें साइक्लो एल्केन पढ़ना है और इसमें हमें बेंजीन के बारे में पढ़ना है। तो टोटल ये कंपाउंड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पोर्शन को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपसे डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कि आपको यह क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन नाम का जो टॉपिक आपके सामने दिखाया जा रहा है, इसमें बताया क्या गया, हाइड्रोकार्बन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हो गया, एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हो गया। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हुए, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। ओपन चेन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन से ऐसे सीधा जुड़ता चला जाए। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन पढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड में एल्केन पढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं। ऐसे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में बढ़े तो हमारे पास साइक्लिक सैचुरेटेड साइक्लिक अनसैचुरेटेड आया। साइक्लिक सैचुरेटेड के अंतर्गत हम साइक्लोएल्केन पढ़ते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड में हम बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल ये बात हो गई कि हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ाया गया, ठीक है। अब हमें एल्केन पढ़ना है बेटा, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, बेंजीन, पहले ये पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सीधा सीधा हम कहाँ बढ़ जाते हैं, हम सीधा सीधा एल्केन के पास चलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्लास 10th के सिलेबस में जो अगली बात आएगी वो बात क्या है, एल्केन। यानी कि हमें आपसे डिस्कस करना है एल्केन के बारे में। तो अगर हमें एल्केन के बारे में डिस्कस करना है, इसका मतलब कि हम आपसे डिस्कशन ये करेंगे कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड का डिस्कशन हम आपसे करने वाले हैं। अब एक बात यहाँ पर यह समझनी है कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग तो ठीक है, जो एल्केन है इसका जो जनरल फॉर्मूला है, पहली बात तो हम सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर लिए, और दूसरी बात है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है।
अब हम कहते हैं इसमें n की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और नए नए स्ट्रक्चर ऑब्टेन करेंगे। अगर बेटा n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये क्या होगा C1H2 इंटू 1 प्लस 2, ये क्या बन गया CH4। और अगर ये CH4 बन गया तो CH4 में कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम क्या होगा मेथेन। फिर किसी ने कहा कि इसका स्ट्रक्चर तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन आप इस तरह से इसको कनेक्ट करके दिखा देंगे। और वैसे भी आप 3rd चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से n की वैल्यू आप 2 पुट कर दोगे, n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो तो क्या बनेगा सीन, ये हो जाएगा C2H6। अगर ये C2H6 हो गया तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम ईथेन देंगे। अब हमारे पास कितने कार्बन हैं 2, तो 2 कार्बन ऐसे बना लीजिए। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा 4, 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो एक बॉन्ड ये बना लिया। अब 1 2 और 3, ये तीनों किससे कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। एक बॉन्ड ये बनाया है तो अब 3 बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बना लेगा। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया। अगर यही चीज ऐसे लिख दी जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये इसका कंडेंस फॉर्म होगा। ये स्ट्रक्चरल हो गया, ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये स्ट्रक्चरल फॉर्म, ये कंडेंस फॉर्म। इस प्रकार से हम ईथेन बना पाए। ऐसे ही हम n की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पुट करते जाएंगे और हम एल्केन के नए नए कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो हम n की वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएं और इसमें पाते जाएं। यानी कि अगर हम कहते हैं n की वैल्यू हम 3 ले लें, मान लो अगर n की वैल्यू 3 ले लेंगे तो जितने कार्बन है उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हुआ 8, यानी C3H8। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा प्रोपेन। नाम तो प्रोपेन ठीक है, कितने कार्बन है 3, तो 1 2 3 आप सिंगल बॉन्ड बनाइए, बाकी सभी जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। आप देखिए हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन हम लगाते चले जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये प्रोपेन हो गया। अब यहाँ से आप इसको बनाओगे तो ये CH3 है, ये CH2 है और ये फिर CH3 हो गया, ये इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू 4 5 6 से लगा करके आप n की वैल्यू 10 तक आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। और अगर प्रेजेंट टाइम पे आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठिए, जिससे कि आप हमारे साथ अगर करते चलेंगे, हमारी एक एक बात को समझते चलेंगे, तो मुझे लगता है आप अच्छा बना पाएंगे। अब हम चलते हैं एल्केन को छोड़ देते हैं, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम एल्कीन के बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है एल्कीन, है ना। एल्कीन में अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया कि एल्कीन के अंदर हम डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। यानी कि अगर हम एल्कीन का डिस्कशन करेंगे तो एल्कीन के अंतर्गत हमने पढ़ाया कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी हम एल्कीन में करते हैं। पहली बात तो क्लियर हो गया। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होगा, अगर हम उसकी बात कर लें बेटा आपसे, ये सब आपके सिलेबस में है, तो आप इसमें मत घबराइएगा कि इसमें भी कुछ कम पढ़ ले तो अच्छा है, नहीं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये क्या आएगा C1H2 इंटू 1 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा CH2, है ना। लेकिन आपको बता दें कि CH2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बनाओगे अगर इस तरह से तो ये बन तो जा रहा है, लेकिन आपके पास कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, क्या ये स्टेबल होगा, नहीं। इसका मतलब मेथीन पॉसिबल नहीं है। अगर एल्कीन बनाना है तो मिनिमम वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये C2H4 बन जाएगा, और अगर ये C2H4 बना तो आपके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन हो गए बेटा। तो आप क्या करोगे, ये डबली बॉन्डेड है तो डबल बॉन्ड लगा लोगे, और आपके पास जो बचा हुआ वैलेंसी है वहां पर हाइड्रोजन लगा, 2 बना चुका, 2 और बनाएगा, ये 1 हो गया ये। अब इसका जो कंडेंस फॉर्म आप बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथीन। यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, एथीन है, ठीक है। समझ में आ गया। कहें अच्छा सबसे छोटा एल्कीन क्या होगा, एथीन होगा। अगर बेटा जी इसी में n की वैल्यू 3 रख दे तो ये क्या बन जाएगा C3H6,
किसी बच्चे के जहन में सवाल आया कि सर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, आपके पास कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। आपको क्या करना है, किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड लगाना है, चाहे यहाँ लगा लीजिए चाहे यहाँ लगा लीजिए। हमने एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी जो बची पोजीशन है कार्बन के बीच की वहां सिंगल लगा देना है। जब ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो आपके पास अभी कितना चांस है, 2 और बना लेगा। ये कार्बन आपका 2 1 3 बॉन्ड बना चुका है तो एक और बना सकता है। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड ये और बनाएगा। इसका मतलब ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, एल्कीन का यानी प्रोपीन का। अब आप जरा देखिए, ये आपका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाएगा और ये CH3 हो गया, और ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यह प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसका मतलब एथीन भी हमने बना लिया और प्रोपीन भी बना लिया। N की वैल्यू 3 रखे तो C3H6 आ गया, क्योंकि जितने कार्बन है उसके 2 गुने हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसा किसका मानना है, ऐसा एल्कीन का मानना है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला CnH2n हमने पढ़ाया ना। उसके बाद हमने क्या कहा, 3 कार्बन आप बना लीजिए, किसी 2 कार्बन के बीच में एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, लगा दिया। बाकी जो बची पोजीशन है वहां सिंगल लगा लीजिए, लगा दिया। जब यह 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 और बनाएगा। यह 2 1 3 बना चुका है तो एक और बनाएगा। यह 1 बनाया था तो 3 और बना लेगा। इस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया हो बेटा जी, तो हम एल्कीन से आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अगली बात हम आपके साथ n की वैल्यू अगर 3 तक हमने पढ़ा दिया, अगर मान लो बेटा n की वैल्यू 4 आ जाए तब क्या करोगे, n की वैल्यू 4 आ जाए तो आपके पास कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। आप किसी एक जगह पर डबल लगाइए, हमारा मन है यहाँ डबल लगाने का, लगा दिया। बाकी जो पोजीशन होगी सर वहां सब सिंगल लगा देने का। जब यह 1 बॉन्ड कार्बन बना चुका है तो कितने बॉन्ड और बनाएगा, 3 बॉन्ड। तो आप बची हुई पोजीशंस पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया। यह कार्बन 2 1 3 बॉन्ड बनाया है, एक और बना लिया, 4 हो गया। यह 2 1 3 बनाया है तो एक और बना लिया, 4 हो गया। यह कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 और बना लेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया। समझ गए ना। तो अब कहा यह गया कि अगर इसका कंडेंस फॉर्म लिखोगे तो CH3, कुछ लोग कहते हैं H3 इधर लिखेंगे, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घबराने का कोई विषय नहीं जब तक हम हैं। आप इधर देखिए, ये बन गया। अब यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, इसको ब्यूटीन कहोगे, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन, या फिर इसे लोग प्यार से ब्यूटुइन भी कहते हैं, इसे एडवांस IPSC कहते हैं। ब्यूटुइन का मतलब कि आपको ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो पोजीशन को हम डिनोट कर रहे हैं कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे ब्यूटुइन भी लिखा जा सकता है। अब आप n की वैल्यू फिर 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, 9 रखिए, 10 रखिए। ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको बनाकर हमें दिखाइएगा, यानी कि दिखाएंगे कैसे, ये तो ऑनलाइन क्लास है, आप इसे बना लीजिएगा और अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे डिस्कस करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। एल्कीन हमने पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे बेटा एल्काइन के बारे में। अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में सबसे पहली बात यह है कि जो एल्काइन के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड होगा, यह ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होगा। अगर यह ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है तो अब जरा इसी पर विचार कर लेते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अगर हम उसके बारे में बात करें, इसका जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। कहें n की वैल्यू सर 1 रखें क्या, कहें हाँ रखिए ना। n की वैल्यू 1 रखोगे तो C1H2 × 1 - 2 बराबर C1H0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो इसका मतलब मेथाइन इज नॉट पॉसिबल, वेयर एज n इज इक्वल टू 2, तो C2H2 हो जाएगा बेटा। ये क्या बताया जा रहा है कि जितने कार्बन है उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। अगर n की वैल्यू 2 आप फॉर्मूले में रखेंगे तो C2H2 आएगा। अब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने कार्बन है हमारे पास, 2 है ना। आप पहले क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि एल्काइन पढ़ रहे हैं, और जो बची हुई पोजीशन होगी उस पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका कंडेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा एथाइन का, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हमें दिखाई दे रहा है। हमने कहा कि अगर n की वैल्यू 3 दे दी जाए
तो ये क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। हमारे पास कार्बन कितने हैं बेटा, 3 है। अब जैसे वहां डबल बॉन्ड में एक जगह पर डबल लगाते थे ना, वैसे एक जगह पर कहीं ट्रिपल लगाना होगा। अगर एक जगह पर ट्रिपल लगाना है, सपोज करिए हमने ये ट्रिपल लगा दिया, बची हुई पोजीशन पे सिंगल लगाना है। एक कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है तो एक और बनाएगा, यह 3 1 4 बना चुका है तब ये कुछ नहीं बनाएगा, यह एक बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा। इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं आपके सामने, ये किसके हो गए, ये H हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड, फिर C और ये क्या हो गया, CH3। ये नाम किसका हो जाएगा, ये नाम होगा प्रोपाइन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। तो ऐसे ही आप कहाँ तक आगे जाएंगे, जैसे एथाइन बनाया, प्रोपाइन बनाया, ब्यूटाइन बनाएंगे, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे ही बनाते हुए हम आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एल्काइन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक जो बात कर रहे थे ये था आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें एक छोटा सा ग्रुप है जो थोड़ा सा हट करके है, तो उसके बारे में भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं जब आए हैं यहाँ तक। उस ग्रुप का नाम है एल्किल ग्रुप, कुछ लोग एल्काइल ग्रुप पढ़ते हैं। अब इसी को देखिए, हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एल्केन है, ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हम लोग बाहर निकाल दें, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो जो बनेगा वो कौन सा ग्रुप होगा, वह एल्किल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब हम जरा इस पर विचार कर लेते हैं। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है बेटा वो CnH2n+2 है। अगर इससे एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे तो ये बनेगा क्या, ये आएगा CnH2n+1 आ जाएगा। और अगर ये CnH2n+1 आया तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। कहे अच्छा, कहे अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो सर, n की वैल्यू 1 रखोगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3 आएगा। और अगर ये CH3 आया तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, मेथाइल ग्रुप पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, मेथाइल। तब मेथाइल ग्रुप अगर इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 3 है। कार्बन बॉन्ड कितना बना सकता है, 4। तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना। अब इस जो इलेक्ट्रॉन फ्री है इसी से ये जाकर कहीं पर जुड़ेगा। ठीक है, यही इसका काम है। n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 होगा। इसको हम क्या कहेंगे, एथाइल कहेंगे। ठीक है, इसको हम एथाइल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अगर C2H5 एथाइल है तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, CH2CH3, और ये आपका क्या होगा, बॉन्डिंग में आगे कहीं पार्टिसिपेट करेगा। इस एथाइल का दूसरा नाम एसिटाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एल्किल ग्रुप की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। आप मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे करके हम ढेर सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, इसको भी आपको करना है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हम इस पर भी विचार करेंगे। अगर हम एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस कर लें कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कहा गया कि अगर कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड साइकिल में दिखाई देगा तो वह हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। अब हमें ये देखना है कि वो साइक्लिक में कैसे दिखाई देगा। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो पहली बात हम लोगों ने पढ़ा था, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें भी पढ़ा था। तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन अगर हम इसकी बात करते हैं तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। यानी कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जरा ये बताइए कि अगर आपको साइकिल बनानी है, यानी साइकिल बनाने का मतलब कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाना है क्लोज शेप का, तो आपको लगभग 3 साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि 2 साइड में ये पॉसिबल नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि कम से कम तो हमें 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगी ही। 3 कार्बन आएगा तभी तो हम इस तरह से रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। आप देखिए ये 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर दीजिए, ये भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर दीजिए, ये भी 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर दीजिए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर मार्केट का CH2,
CH2 CH2 और ये आपका ट्रायंगल बन गया। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे छोटा होगा। इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा भाई साहब वो क्या होगा, जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है यानी CnH2n उसका जनरल फॉर्मूला है। और इस सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो साइक्लोएल्केन हम पढ़ रहे हैं उसका भी, यानी कि ये जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसमें जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक का नाम है साइक्लोएल्केन। तो ये भी आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अगर साइक्लोएल्केन है तो आप जरा इसको आईपीएससी में लिखेंगे तो ये क्या होगा, साइक्लो कितने कार्बन है, 3, तो साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। आप देखिए 1 2 3 है और साइक्लिक है ना ये, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो हम इसको पढ़ लेंगे। इसी तरह से हम n की वैल्यू 4, यानी कि अगला स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, आप चाहें तो CH2 CH2 फिर ये CH2 हम यहाँ लिख दें, फिर एक CH2 यहाँ लिख दें और ये बॉन्ड बना दें। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगला स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, स्क्वायर। इसको आप ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल है। तो ये जो बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगली बात आपसे डिस्कस करते हैं। इसी में और भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास आएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसे आप पेंटागन कहते हैं, तो पेंटागन ये नहीं है, अब यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, 5। फिर किसी ने कहा कि अगर सर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, ये अपना पुराना दोस्त, तो ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है भाई साहब, इसमें 6 कार्बन है। किसी ने पूछा फॉर्मूला क्या होगा, तो C6H12, बिकॉज जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, अब इसमें अगर 6 आपके 6 वर्टेक्स हैं, 6 कार्बन है, तो पुट करोगे तो C6H12 भी तो आएगा। साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12 हो गया। अब इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन के बाद साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन, हम नंबर ऑफ कार्बन बनाते जाएंगे, फिगर नए नए आते जाएंगे, उसका नाम बताते जाएंगे। इस प्रकार से हम आपको पढ़ाते जाएंगे। अब कहा यह गया कि साइक्लिक कंपाउंड के बाद दूसरा, ये जितना पढ़ा रहा हूं सब आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। तो आप ये मत सोच लेना कि नहीं यार ये तो ज्यादा बता रहे हैं, ये तो कहीं लिखा नहीं है। नहीं, ज्यादा वाला केस ही नहीं, ज्यादा के लेक्चर सब अपलोड कर दिया हूं। ये केवल इसलिए पढ़ाया जा रहा है लेक्चर जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपके 10th के सिलेबस में क्या है। आप जरा ये देखिए कि अगर हम साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करेंगे, तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ाया जाएगा, बेंजीन पढ़ाया जाएगा, है ना बेटा। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, इसके अंतर्गत हमें पढ़ाया जाएगा बेंजीन। और बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जाएगा। बेंजीन का जो जनरल फार्मूला है वो जनरल है ही नहीं, अब बेंजीन में सीधा C6H6 इसका फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये C6 है। ठीक है, C6H6 इसका जनरल फार्मूला है। आप जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले केकुले द्वारा ये स्ट्रक्चर दिया गया था, इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आप इसी का दूसरा मॉडल ऐसे बना सकते हैं, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आप डबल बॉन्ड के रोटेशन को दिखा सकते हैं। आप इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से डबल बॉन्ड को घूमता दिखाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाएगा बेंजीन का। इस प्रकार से हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। C6H6 जो बात लिखी गई, अगर हम उस पर विचार कर लें, हमारे पास ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है और ये छठा कार्बन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसके बाद आप देखिए 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, यहाँ देखिए 2 1 3 1 4, 1 और 2 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, यानी कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आप काउंट करेंगे तो C6H6 ही आएगा। और ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। तो बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर हमें
था पहले जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में, बाद में हमने उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता दिखाया, हाइड्रोजन को हटाकर डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया और बेंजीन का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। आपके सिलेबस में S8 मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर है, यानी कि सल्फर S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर सिंगल बॉन्ड से पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा, 8 केस में वो S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा, 1 मिनट हम आपको वो भी दिखा देते हैं। S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके यहाँ है, तो आप क्या करेंगे, सल्फर है, ये सल्फर है, ठीक है। अब आप इसमें जरा दिमाग चलाइए, अगर आप ये सल्फर है, फिर आप ये सल्फर है, ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे सल्फर है, फिर ये सल्फर है, फिर ऐसे कर दिए, तो ये आपके पास S6 हो रहा है, S8 नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें, S8 हमें बनाना है, ठीक है, 6 तो बनाना नहीं है। आप जरा देखिए ऑक्टागन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, यस। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, सल्फर है, ये सल्फर है, फिर 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 ये सल्फर है, और फिर ये सल्फर। आप देखिए ये ऐसा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको S8 का बनाना पड़ेगा, और S8 मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में है तो आप इसलिए ये बताया गया, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। S8 कैसे बनेगा। अब तो ये तो बात हो गई कि इसकी, ठीक है, अभी तक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे मेनली IUPAC नेमिंग कि IUPAC नेमिंग है क्या हमारे यहाँ, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग के अंतर्गत सबसे पहले हम एल्केन को अब कंसीडर कर रहे हैं। अभी तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को खुद पढ़ा जा रहा था, अब नेमिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे देखिए एल्केन की नेमिंग आपके यहाँ बहुत छोटी छोटे क्वेश्चंस के साथ है। सपोज करिए पहला क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, CH3 CH2 CH3, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको लॉन्ग चेन केवल एज्यूम करनी है और कुछ नहीं करना है। आप देखिए टोटल अगर हम इस चेन के बारे में बात करें तो इसमें कोई ब्रांचिंग वांचिंग तो है नहीं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। पढ़ने का तरीका है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा है जिस चेन में, उसको आप कंसीडर करेंगे लॉन्ग चेन में। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3, तो 3 कार्बन है बेटा, तो इसको क्या लिखोगे, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। आप देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। फिर किसी ने कहा दूसरा नंबर, दूसरे में अगर ऐसा कहीं दिख जाए, जैसे ये CH है और नीचे मान लो CH3 लगा दें और फिर ये CH3 हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, लॉन्ग चेन आपकी ये बन जाएगी। आप कहेंगे नीचे से बनाऊंगा, बना सकते हो, लेकिन एक बात अब ध्यान रखनी है कि आप काउंटिंग किए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जिधर से ब्रांचिंग पास पड़ेगी, यानी शाखाएं जिधर से पास होगी उधर से काउंटिंग करोगे। 2 नंबर पे CH3 है तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे 2 मेथाइल, क्या नाम होगा, 2 मेथाइल। कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या कहोगे, प्रोप, तो 2 मेथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे, एक और स्ट्रक्चर देखिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत बड़ा पोर्शन कुछ नहीं है घबराने का, ठीक है, जितना बता रहा हूँ बस इससे बाहर कुछ नहीं आने का। तीसरा, ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो रूल्स आप कोई भी क्वेश्चन लगा ले जाओगे। आप इधर देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर पे बेटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या लगा है, मेथाइल, तो 2,2 डाई मेथाइल, क्या नाम होगा, 2,2 डाई मेथाइल। कितने कार्बन है, 3, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, तो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन, ये नाम बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि अगर ये CH3 है, ये C है, ये C2H5 है, और ये भी C2H5 है, और ये भी CH3 है, तो इसका नाम क्या लिखोगे। कहें सर इसका नाम कैसे लिखेंगे। आप देखिए अगर इस चेन को लेते हो तो इसमें 3 कार्बन है, इस चेन को लोगे तो 4 कार्बन, भाई C2H5 है तो इसको ब्रेक करोगे CH2CH3 में, इसको भी ब्रेक करोगे, एथाइल अभी हमने सिखाया था। तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग चेन ये वाली ले लेंगे, ठीक है, इसको ले लेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। आप देखिए 3 नंबर पे 2 बार क्या है, मेथाइल, तो 3,3 डाई मेथाइल, और कितने कार्बन है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, तो 3,3 डाई मेथाइल पेंटेन। इस प्रकार से आप एल्केन की नेमिंग कर सकते हो। आपके क्लास 10th में इससे ज्यादा नेमिंग नहीं है, ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड्स 10th क्लास में हैं
जो आपको आने चाहिए। अगर ऐसी नेमिंग आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही आपको रहना है। अगले नंबर पे आते हैं एल्केन के बाद एल्कीन की नेमिंग हम लोग करेंगे। अगर हम एल्कीन पे चढ़ते हैं तो एल्कीन पे क्या होगा बेटा, हमें एकदम सिंपल से स्ट्रक्चर देखने हैं। अगर मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया जाए तो टोटल ऐसे बनाएंगे, ये 1 हो गया, ये 2, 2 कार्बन है तो 2 को एथ कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन इसका नाम हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम बढ़ते हैं, अगर हमने कहा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका CH हो गया। अब आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन तो आपकी यही रहेगी, बस ध्यान ये रखना है कि जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से नेमिंग करोगे। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप देखिए कितने कार्बन है, 3, तो ये प्रोप हो गया और ये इन हो गया, क्योंकि 1 पर ही लगेगा, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करोगे। अब देखो दूसरे के बाद हम तीसरे नंबर पे चलें, तो तीसरे नंबर पे कहा यह गया कि अगर ये CH3 है, ये C है, तो इसमें भी अगर CH3 लग जाए तो कितना बढ़िया होगा। आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया गया। अब आप क्या करेंगे, लॉन्ग चेन तो आपकी ये रहेगी ही, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब नाम का लफड़ा आया तो 2 नंबर पे क्या है, मेथाइल, तो आप लिखें क्या, 2 मेथाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। कितने कार्बन है, 3, 1 नंबर पे इन, तो प्रोपीन लिख लीजिए, 2 मेथाइल प्रोपीन। ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखेंगे, क्योंकि आपका ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर कभी तो ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके इच्छा के अनुसार बता देता हूँ कि कहीं अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, ऐसे कहीं डबल आ जाता है, तो ये 1 2 3 हो जाएगा और ये प्रोप हो गया 1,2 डाईइन, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर पे 2 बार डबल बॉन्ड लगा, इसलिए डाईइन इसे लिखा जाएगा। ठीक है, चौथे के बाद पांचवा सवाल आपके लिए एक सरल सा लेकर आ चुके हैं आज के इस मार्केट में। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करने के लिए। ये देखिए, एक सवाल के साथ कई जवाब मिलेंगे। देख, ऐसा कोई सवाल आया तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप देखिए लॉन्ग चेन आपकी ये बन जाएगी बेटा। आप इसको यहाँ से, क्योंकि इसको तोड़ दोगे तो C2H5 CH2 CH3 में ब्रेक हो जाएगा। आपके पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। आप जरा देखिए तो 2 और 3 पर क्या है, 2 बार मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 5, तो ये पेंट हो गया। 2 नंबर पे इन है तो पेंट 2 इन हो गया। इस प्रकार से हम एल्कीन की भी अच्छी नेमिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऊपर दिए गए सवाल में सभी सवालों का जवाब आप तक पहुंच गया होगा और आप इसे अच्छे तरीके से भलीभांति समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये एल्कीन हो गया। अब हम इसके आगे चलेंगे तो अगला टॉपिक हमारा इसमें क्या आ जाएगा, एल्काइन आएगा। तो जरा देख लो एल्काइन में क्या है। एल्कीन जैसे पढ़ाया सेम टू सेम एल्काइन भी पढ़ने को मिलेगा। अगर हम एल्काइन की तरफ बढ़ते हैं तो एल्काइन में जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि ये H है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये CH है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 में एथ होगा और आइन हो जाएगा तो नाम एथाइन होगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं तो ये CH3 है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये CH है। आप ये देखिए यहाँ से आप इसको बंद करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपका नाम क्या होगा, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। इसी तरह से आप दूसरे के बाद तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। CH3 आपको दिया जाए, C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया और ये CH3 हो गया। आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने आदमी थे, 4, तो ब्यूट हो गया, 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे आइन है तो ब्यूट 2 आइन हो गया। चौथे सवाल की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन फिर आ चुका है। ये आपका CH3 हो गया, ये भी आपका CH3 हो गया, ये फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। मान लीजिए ऐसा सवाल है तो आप इसमें ब्रांचिंग को ध्यान नहीं रखेंगे, आप ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 और 4, तो आप देखिए 3,3 डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया और 1 नंबर पे आइन, तो ब्यूट 1 आइन हो गया।
ऐसे सवाल एल्काइन के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा एल्काइन भी नहीं है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। ये जो बता रहा हूँ ये गारंटी है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 2-2, 3-3, 4-4 सवाल जो कराए जा रहे हैं, बस अगर ये समझ में आ जाता है तो आपकी आईपीएससी परफेक्ट है, आप घबराए नहीं, ठीक है। क्लासेज में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उसका रीज़न क्या है कि हमें अपने बच्चों को क्लास 11th के रिस्पेक्ट में रेडी करना पड़ता है। तो अगर क्लास 10th के रिस्पेक्ट में कोई वीक बच्चा है या कोई समझ नहीं पा रहा है कि कितना पढ़ने से हमारी गाड़ी चल जाएगी, तो ये लेक्चर उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, या आप उसे ज़रूर शेयर करिए। आइए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको पढ़ा दिया गया है ना। अब हमारे पास क्या है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, अब हम उसकी बात करेंगे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग अगला टॉपिक हमारा बनेगा। आपको बता दें, नाम से ही समझ में आता है कि फंक्शनल ग्रुप, तो यानी कि ऐसे ग्रुप जो किसी का फंक्शन बदल दे उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अब इन फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप हैलोजन का है। हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो भी कह सकते हैं, यानी कि ये भी इसके रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। सेकंड नंबर पे हैलोजन के बाद हमारे सिलेबस में एल्कोहल है। एल्कोहल अगर देखा जाए तो यह OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अगर हम ध्यान करें तो एल्डिहाइड को हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास कीटोन आएगा। अगर हम कीटोन के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये CO ऐसे लिखा जाता है, या फिर ये C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा जाता है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप R लगा देंगे। चौथे के बाद पांचवें पर हमारे पास अगला जो टर्म आया उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो हम C डबल OH से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर C डबल बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि कहीं पर अगर हमें ये समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? यानी जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में यानी कि अगर हम टोटल फंक्शनल ग्रुप 14-15 पढ़ाए जाते हैं क्लास 11th में, लेकिन आपके सिलेबस में 5 फंक्शनल ग्रुप हैं तो आपको पाँचों पढ़ने होंगे। अब हम इसी 5 पर एक एक करके 4-4, 5-5 सवाल बता करके इसको क्लियर कराते हैं। जैसे मान लो बेटा, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आपने अभी देखा जिसका नाम बताया गया हैलोजन, है ना। अगर हम हैलोजन की बात करेंगे तो हैलोजन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, X से। X में हमने बताया कि ये फ्लोरो भी हो सकता है, ये क्लोरो भी हो सकता है, ये ब्रोमो भी हो सकता है, और यहाँ तक कि ये आयोडो भी हो सकता है। दूसरी बात, ये हमेशा हमेशा यूज्ड एज प्रीफिक्स, यानी कि ये जो सफिक्स के तौर पे नहीं, ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज होंगे, हमेशा ये आगे लगेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर हम इसकी आईपीएससी करेंगे तो आईपीएससी में इसका नाम हैलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स जो यूज हो रहा है तो उसमें हैलो टर्म क्या है, हैलोजन के लिए है। अब उस हैलोजन में इनमें से कोई भी हो सकता है, तो हैलो एल्केन इसको हम पढ़ेंगे। अब जैसे इसका कॉमन नेम अगर देखा जाए, इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम इसका एल्किल हैलाइड है, ठीक है, बड़ा फेमस नेम है ये, एल्किल हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम बन रहा है। अब जरा एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कहीं पर CH3Cl दे दिया जाए, आपको Cl का C नहीं लेना है, केवल CH3 का, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, एक नंबर पर क्लोरीन है तो क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या नाम होगा, क्लोरोमेथेन। फिर किसी ने कहा कि नहीं, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दे, CH3CH2Br दे दिया जाए, तो एक हो गया, ये दो हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है, 1 ब्रोमो इथेन ये नाम होगा। इसी तरह से इसके नाम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सपोज करिए एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, CH3CCl है, फिर ये Cl है, और फिर ये CH3 है, तो लॉन्ग चेन तो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। आप देखिए 2,2 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन। जिधर से कार्बन में ये देखो, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। अगला सवाल आया, मान लीजिए ये Cl हो जाए, ये CH3 हो जाए,
और ये भी CH3 हो जाए। ऐसी सिचुएशन में आप लॉन्ग चेन ये सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 हो जाएगा बेटा। अब देखो 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो हो गया, 2 ही नंबर पे मिथाइल भी है तो 2 मिथाइल हो गया। कितने कार्बन है? 3, तो ये प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूले या स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं। ये रहा हेलोजन। हेलोजन में बस ऐसे ऐसे ही नेमिंग आपको पढ़ने को मिलेगी। हो सकता है किसी में क्लोरो ब्रोमो साथ में आ जाए, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको अल्फाबेटिकल लिखना है। आप देखिए क्लोरो और मिथाइल एक ही जगह था, तो क्लोरो हम पहले लिखे क्योंकि इसमें C है और मिथाइल में M है, तो हम अल्फाबेट का भी ध्यान रखेंगे लिखते समय, क्योंकि जो प्रीफिक्स हमारे पास आ रहे हैं या जिसको हम लिख रहे हैं उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो शायद हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अब जरा आगे चलते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक है एल्कोहल। अभी हम पढ़ रहे थे हेलोजन। सेकंड नंबर पे हमें बताया जाएगा कि हमें एल्कोहल पढ़ना है। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो ये OH से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। OH से हम इसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें सिंपल सी बात है कि अगर इसका IUPAC पढ़ना है तो प्रीफिक्स में हमें ऑल लगाना होगा, एल्केनॉल, ठीक है। और एक बात और, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स में, इसका प्रीफिक्स जो होगा वो हाइड्रोक्सी होगा, वो किसी बड़े रिएक्शन में, यानी आगे जब हम कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ यूज आएगा, और इसका जो सफिक्स बनेगा वह सफिक्स इसका OL ऑल होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर CH3OH दे दिया जाए तो ये क्या होगा? ये एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड N, OH लगा है तो ऑल, यानी मेथेनॉल हो गया। फिर किसी जगह पर अगर CH3CH2OH दे दिया जाए तो आपके पास ये 1 है, जहाँ से OH जुड़ा है इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल, इसका नाम इथेनॉल। फिर किसी ने कहा कि अगर ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पर भी OH हो जाए, यहाँ पर भी OH हो जाए, ऐसी सिचुएशन में इसका नाम क्या बनेगा? इथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है। वैसे तो ये आपके यहाँ नहीं है, बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर मान लो ऐसे दे दिया जाए तब कुछ नहीं करना है, लॉन्ग चेन बना लेना बेटा जी, 3 कार्बन, ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, और ये 2 नंबर पे OH है तो प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे लाल? ये देखो अगर ये OH हो जाए और ये Cl भी हो जाए, फिर CH3 आ जाए तो कहें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, तो 2 पर क्या हो जाएगा? क्लोरो, और उसके बाद आपका पास प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 ऑल। अगर मान लीजिए Cl की जगह मिथाइल हो जाता तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल कर देते, और इस प्रकार से हम नाम लिख सकते थे। बस इतनी नेमिंग में आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आपके पास आएगा एल्डिहाइड। क्या आएगा? एल्डिहाइड। तो जरा देखिए तीसरे नंबर पे जो एल्डिहाइड आ रहा है उसकी क्या सिचुएशन है? इसको हम CHO कहते हैं, या फिर इसको C डबल बॉन्ड OH भी कहा जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें R भी लग सकता है, H भी लग सकता है CHO में। इसका मतलब आप चाहे तो CHO से H जोड़ देंगे तो भी इसका कार्बन काउंट होगा, यानी कि नेमिंग के दौरान CHO का कार्बन आपको काउंट करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रीफिक्स में जब कभी ये यूज होगा वैसे आपको नहीं मिलेगा, ये क्या होगा? एल्डो यूज होता है, ठीक है। और अगर हम सफिक्स की बात करते हैं तो ये सफिक्स में जब कभी यूज होता है तो AL यूज होता है, अल, ठीक है। और इसका IUPAC अगर समझा जाए तो इसका IUPAC होगा एल्केनल। क्या नाम होगा? एल्केनल। अब जैसे एक एग्जांपल HCHO है, इसमें कितने कार्बन है? 1, इसका नाम क्या होगा? मेथेनल, ठीक है। फिर किसी ने कहा नहीं CH3CHO अगर कहीं दे दिया जाए तब ये 1 हो गया, ये 2, तो जिधर से CHO लगा है काउंटिंग उधर से ही करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास में नए नए कंपाउंड आते रहे, आप उसका नाम बताते रहे, तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास ये एक बहुत बड़ी विरासत के तौर पे मिल सकता है, ये प्रोपेनल हो गया। अगर इसी में ये CHO, CH2, CHO ऐसे आ जाए, ये थोड़ा सा हट के बता दिया,
1 2 3 3 कार्बन है तो 3 को क्या कहोगे बेटा, प्रोपेन 1,3 डाई-अल। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। तो कुल मिलाकर हम देख पा रहे थे ये CHO था, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप की IUPAC नेमिंग कैसे कर रहे थे वो हम डिस्कस कर पाए। एल्डिहाइड के जस्ट बाद अगला टॉपिक हमारा होगा जिसका नाम होगा कीटोन, यानी कि तीसरे के बाद इस चौथे कीटोन पर भी हमारी आपकी होगी एक खास चर्चा। आइए डिस्कस करते हैं। कीटोन को जब लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O लिखते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर इसको RC डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं R के साथ, यानी इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ क्या लगेगा, R लगेगा। अब इसमें देखो प्रीफिक्स जो इसका होता है बेटा, उसका प्रीफिक्स तो या तो कीटो लिखा जाएगा या फिर ऑक्सो लिखा जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ सफिक्स है। सफिक्स में हम ओन कहते हैं, आपके यहाँ इसकी IUPAC है, इसकी IUPAC लिखते समय LK नोन कहते हैं। ठीक है, तब जरा इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। अब सबसे छोटा R और क्या होगा ही CH3 के अलावा, मान लीजिए CH3 CO CH3 है तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोन, या फिर इसका दूसरा नाम है एसीटोन। आप दो नाम याद रखिए, बहुत, एसीटोन या फिर प्रोपेनोन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 3, 3 को प्रोप कहते हैं, फिर ओन लगा है तो प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन भी कह सकते हो, क्योंकि 2 नंबर पे हमने इसको लगाया। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर कहीं पर ऐसा आ जाए तो काउंटिंग उधर से होगी जिधर से कार्बोनिल ग्रुप पास में है, तो कितने कार्बन है, 4, तो ये ब्यूटेन हो गया और साथ में 2 ओन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा जाए कि अगर मान लीजिए किसी में ऐसे आ जाए, ये CH3 भी लगा हुआ है, यहाँ Cl भी है, यहाँ फिर CO है, फिर CH3 है, वैसे इतना बड़ा तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 पर क्या है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे, 3 पर मेथाइल भी है तो 3 मेथाइल, फिर उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन, फिर 2,4, फिर डाइओन, ये नाम इसका बन जाएगा। तो ऐसे भी अगर कोई कंपाउंड आते हैं तो आप उसके नाम को आसानी से कर पाएं, इसलिए ये बताया गया। कीटोन के बाद हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप और है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यही है लास्ट फंक्शनल ग्रुप। अब अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम RH के साथ COOH ग्रुप को अटैच करते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, ये COOH ग्रुप है, यही डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के रूप में हाइड्रोजन को हटाकर अटैच होगा। ठीक है, अब जरा इसमें समझिएगा कि अगर इसका प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स तो हमें लिखना नहीं है लेकिन जानने में क्या जा रहा है, प्रीफिक्स इसका कार्बोक्सी है। ठीक है, इसका अगर सफिक्स लिखना है बेटा तो सफिक्स क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। ठीक है, और इसका IUPAC क्या हो जाएगा, इसका IUPAC होगा एल्केनोइक एसिड। क्या नाम होगा, एल्केनोइक एसिड। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर हम CH3COOH ले लें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है उधर से नेमिंग करोगे तो 2 कार्बन को एथ कहेंगे, एन, फिर ओइक एसिड, तो ये एथनोइक एसिड है, या फिर इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी हो सकता है। क्या नाम हो सकता है, एसिटिक एसिड। लेकिन उसी दरमियान सबसे छोटा COOH के साथ केवल H लग जाए तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या कहेंगे, मेथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, मेथेनोइक एसिड, या फिर हम इसे फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। यही एसिड चींटी में पाया जाता है और ये सिरके में पाया जाता है। अगर इसी को हम ऐसे दे दें CH3 CH2 COOH तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 को क्या कहोगे, प्रोप, फिर एन, फिर ओइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अगर कहीं पर बेटा COOH सिंगल बॉन्ड COOH दे दें तो ये 1 और 2 है, इसको हम क्या कहेंगे, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है, और इसी एसिड का दूसरा नाम
टमाटर वाला एसिड है जिसे हम ऑक्सैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसको? COOH, सिंगल बॉन्ड COOH को। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बात हमारे सामने लिखी हुई है ना, बस इससे ज्यादा नहीं है आपके यहाँ। यानी कि COOH, सिंगल बॉन्ड COOH जो बता दिया इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इससे ज्यादा नहीं है और आपको किसी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना अभी आज के इस लेक्चर में हमने बताया है, बस उतने से आपकी गाड़ी बहुत जोरदार चलेगी। एक दो क्वेश्चन आपको और करके दिखा देते हैं। मान लीजिए ये थोड़ा सा हट के दे रहा हूं कि अगर ऐसा कभी आ जाए तो इसका नाम क्या होगा? ये नाम ऐसे होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 पर क्या होगा? क्लोरो और बेटा। प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रायोरिटी दोगे इसको, तो 2 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बता रहा हूँ कि आपको जिससे कुछ अलग सा भी फील हो जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। अब हम आपको सोच रहे हैं, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम आपको दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसको आप ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इन क्वेश्चंस पर सरल सरल से सवाल आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपके अपने सर। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। 4-5 क्वेश्चन केवल देंगे, आप इसे घर में आजमाइएगा। देखिए मुझे यकीन है कि आपको इतनी देर से जो बात हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में अच्छा खराब जो भी ग्रेड देना चाहते हैं दे सकते हैं। क्लास ज़रूर हमने सीरियस पढ़ाई है जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए, यही हमारा मेन मोटिव था और मुझे लगता है कि हम उसमें सफल होंगे। आइए आगे चलते हैं और कुछ और भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास आने तक। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके पास है जिससे आप जूझ रहे हैं और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे नहीं हो पा रहा है ना, कुछ ऐसा लग रहा हो जैसे एक IUPAC बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, कई दिनों से बच्चे हमसे बोल रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर इस पर डिस्कशन करिए, तो 1 घंटे का लेक्चर आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जानदार तरीके से आपके सामने पेश कर दिया गया। अच्छा लगा? अगर अच्छा लग गया हो तो कमेंट सेक्शन में यस नो जरूर लिखिएगा। नो तो नहीं लिखना है, यस ही लिखना है ना। अगर यस लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी था, इसको समझना जरूरी था। और आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए या कोई रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे तो भी आपके इससे बाहर नहीं जाएगा, यही सेम टू सेम कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप जरूर लगाइएगा, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़िएगा। और अगर आपको अभी भी किसी टॉपिक में, मान लीजिए चैप्टर 4 आपका रनिंग होगा क्लासेस में, अगर आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर एक लेक्चर जरूर आपको अपडेट करेंगे। एक और जानकारी के लिए बात बता दें कि अभी हम कुछ दिनों में आने वाले क्लासेस में एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको PYQ सॉल्व कराएंगे, तो उस पर भी आप विचार करिएगा। NCERT कंठस्थ सीरीज में सारे लेक्चर्स बड़े जोरदार तरीके से 1 शॉट लेक्चर पड़े हुए हैं। अगर आपको कोई चैप्टर में परेशानी है तो आप वहां से जाकर पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट NCERT कंठस्थ सीरीज देखना ना भूलें। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट बहुत ही डिटेल के साथ हमने पढ़ाया हुआ है। और अगर उसके बाद भी आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है क्लास 10th की केमिस्ट्री के पार्ट में कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। आप एक मैसेज करिए, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ऐसा कुछ किया जाए तो बेटर होगा। ये 5 सवाल हैं, अगर आप कर चुके हों तो आप डिस्कस कर लें पांचों को। ये देखिए, आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं, ये लॉन्ग चेन ऐसे बन जाएगी बेटा, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी लॉन्ग चेन ऐसे बन जाएगी, देखो ये 5 कार्बन की, इसकी लॉन्ग चेन कैसे बन जाएगी? ये बन जाएगी। और इसमें 1 2 3 4, यहां पर देखो ये आपका ऐसे बन जाएगा, 1 2 3, 2 क्लोरो और ऑल लग जाएगा, इसमें आपकी चेन ऐसे बन जाएगी।
और आप ऐसे करके चाहे पीछे से चाहे आगे से किसी भी तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, अब मुस्कुरा सकते हैं। ठीक है, अभी सीरियसनेस हमारी आपकी खत्म हो गई है, क्लासेस हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर अभी आप देख रहे थे IUPAC बाई मनसा सर। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार कमेंट कर देना, और अगर पसंद नहीं आया हो तो मत करना। और दूसरी बात, अगर पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो, तो अपने उस फ्रेंड को शेयर करिए जिसको ना समझ में आया हो, है ना। और जल्द से जल्द हमारा थोड़ा कोऑपरेशन बनाए रखिए, हमारी आपसे गुजारिश है। और हम आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, हम पूरा वादा करते हैं आपसे। और जल्द ही हम आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और मुश्किल से 10 दिन के अंदर में अगर आपका सहयोग बराबर बना रहा तो हम 10 दिन के अंदर लाइव क्लासेस में आपसे मिलने लगेंगे, और लाइव क्लासेस के थ्रू हम लोग ढेर सारे बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो महज समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत करीब है, अच्छा करिए, फिर मिलेंगे नई क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।